नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हिजाब विवाद की सुनवाई अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। हिजाब मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस कृष्णा दीक्षित की बेंच ने हिजाब मामले की सुनवाई को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। अंतरिम रिलीफ की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई भी अब बड़ी बेंच ही करेगी। इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिजाब केस में भावनाओं से कोई फैसला नहीं होगा, हमें संविधान के हिसाब से काम करना है, वही हमारे लिए गीता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि लार्जर बेंच इस मामले में अब सुनवाई करेगी। देखना होगा कि लार्जर बेंच किस तरीके से इसका आकलन करती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन जुड़ रहे हैं। राघवन, उम्मीद की जा रही थी कि आज जस्टिस दीक्षित की बेंच फैसला सुनाएगी। आज एक लार्जर बेंच को यह दिया गया है, क्या वजह गिनाई गई है लार्जर बेंच को ये रेफर करते हुए? देखिए पवन, ये जरूर उम्मीद की जाती थी। इवन काउंसिल ने कहा था क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और अगले सोमवार तक, क्योंकि तक अब यहाँ पर पीयू कॉलेजेस को बंद किया गया है, हायर कॉलेजेस को बंद किया गया है। शनिवार रविवार के बाद सोमवार को कॉलेज वापस खुलने हैं। ऐसे में ये कहा गया था कि इंटरिम रिलीफ हमें मिल जाए कि जब हम एक बार फिर वापस कॉलेजेस में जाएं तो हमें उस बात की अनुमति मिले कि हम हिजाब पहनकर वहां पर पहुंच सके, जो मुस्लिम छात्राओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन काउंसिल का। एक का ये कहना कि सीडीसी ऑलरेडी यहाँ पर जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी होती है उनके रूल बुक में ये लिखा गया है, यूनिफॉर्म की का कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग इस पर डिसाइड करें। ये डिसीजन उन पर छोड़ना चाहिए। ऐसा इंटरिम रिलीफ हमें मिले, ऐसा एडवोकेट जनरल की तरफ से कहा गया। लार्जर बेंच को ये पूरा मामला क्यों रेफर किया जस्टिस दीक्षित ने, उनका ये तर्क था कि ये ऐसा मामला है जिसमें कई सारे सवाल हैं जिनके संवैधानिक जवाब भी ढूंढने हैं और पर्सनल लॉ से जुड़े हुए भी कई सारे तमाम एंगल इस पहलू में आ रहे हैं। और बाहर जो हालात हैं कोर्ट के बाहर, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंजिंग हालात हैं, चैलेंज करते हुए ऐसे हालात वहां पर बन रहे हैं। इसीलिए ये कहा गया कि इसको लार्जर बेंच को देना ही मुनासिब होगा। और साथ में ये भी कहा गया रजिस्ट्री से कि आप तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका को इस बात को रेफर करें और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लार्जर बेंच का गठन, यानी इस मामले की सुनवाई लार्जर बेंच करेगी। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। यानी ये अब लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है कि धर्म की आजादी बढ़ी या फिर राइट टू इक्वालिटी बढ़ी। हिजाब के इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है और इस मामले को तूल दिया है। इस पूरे विवाद पर बातचीत के लिए हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी साहब जुड़ चुके हैं। फारूक जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि इनाम की घोषणा किस सोच के साथ की गई? जैसा कि टी राघवन बता रहे हैं कि जमीन पर माहौल तनावपूर्ण है, ऐसे में इनाम की घोषणा करते वक्त क्या सोच रही? देखिए, इनाम की घोषणा के लिए जो आपने इंट्रोडक्शन कराया कि वो लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली को दिया हमने, तो इससे पहले आपका खुद बायस्ड ये वो नजरिया है, ये गलत है। हम इसी को सही करना चाहते हैं। ये नारा कोई मजहबी लड़ाई का नहीं, बल्कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक लड़की को बहुत सारे लड़के जो है वो घेर करके, और ये एक तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है। और हमारे मुल्क में औरतों की और लड़कियों की जो सिचुएशन है, जी बोलिए। ये कॉलेज के आमने सामने की नारेबाजी को आप मॉब लिंचिंग कह रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और आपने अगर इनाम देने की घोषणा की है तो किस बात से प्रभावित हुए? ये आमने सामने की नारे नहीं है, ये एक लड़की को 50 लड़के दौड़ा रहे हैं। ये आमने सामने की नारेबाजी नहीं है, आप इसे गलत रंग दे रहे हैं। आप उस विजुअल को देखिए, एक लड़की है, उसे 50 लड़के दौड़ा रहे हैं। और पूरे मुल्क के अंदर बड़े शर्म की बात है कि इसके ऊपर न तो कोई FIR हुई, न तो स्टेट ने कोई एक्शन लिया, न तो उन लड़कों के खिलाफ जो ऐसा कर रहे थे वो, अगर ये बात साबित भी हो जाए कोर्ट के अंदर, जो मसला इशू पेश है हिजाब यूनिफॉर्म में होना चाहिए कि नहीं, तो भी क्या वो लड़के सही कर रहे थे? अगर ये बात है तो आप उन लड़कों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, आप एक्शन की मांग कर सकते हैं। इनाम क्या आपको नहीं लगता कि स्थिति को और बिगाड़ेगा? अब सोचिए, अगर दूसरे पक्ष की तरफ से भी इनाम का ऐलान कर दिया जाए, वहां स्थिति पहले ही तनावपूर्ण है, आपने तो आग में घी डालने का काम किया। बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि जब वो नारा दिया गया कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं,
तो वो क्या वो आग में घी डाल रही हैं? नहीं, लड़की लड़ तो सकती है, ये लड़े जो किसने रोका लड़कियों की लड़की जो को लड़ने सूरत-ए-हाल से? है, इस बच्ची ने तो उनका हाँ, ये मुकाबला लड़की ने किया, लड़ी। अपनी एक बात रखी, अच्छी बात है, आप उसकी तारीफ कीजिए, उसके साथ गलत हुआ तो शिकायत कीजिए, इनाम देना, अगर दूसरी तरफ से भी इनाम की घोषणा हो जाए तो। एजुकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी आजादी के लिए वो लड़ रही है, तो मैं अगर उसकी हौसला अफजाई में, मलाला को तो नोबेल प्राइज दिया गया, क्यों दिया गया? क्या ऐसा इशू नहीं था? तो अगर हम अपने मुल्क के अंदर, हम अपने मुल्क में, अब हम हमारी सिविल सोसाइटी को यह भी हक हासिल नहीं है कि कोई शख्स जो है वो आजादी के लिए आवाज उठाता है, किसी के ऊपर जुल्म होता है तो हम उसकी हौसला अफजाई कर सकें। तो इस बच्ची की हिम्मत के पीछे क्या बुर्के की ताकत है या शिक्षा है? क्या है इतना आत्मविश्वास? शिक्षा से आया या बुर्के से आया? पवन, ये जो है, आपने किसी को जब दीवार से लगा देंगे तो ऐसा ही होगा। ये तो एक लड़की को अकेला पा करके, उसे मजबूर पा करके आप इस तरह करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कानून हो। तो उसके ऊपर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको सवाल करने का मुझसे हक उस वक्त है जबकि किसी ने भी इस मुल्क के अंदर जो होना चाहिए था, क्या उन्होंने उस लड़की के सपोर्ट के लिए और उन लोगों को कंडेम करने के लिए क्या किसी ने कोई एक्शन उठाया? देखिए, उसका समर्थन करने के लिए हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन कीजिए, उसकी बात रखिए, वो अपनी बात रख रही है, मजबूती से रख पा रही है। सवाल ये है कि क्या एक स्कूल में, कॉलेज में जहां पढ़ाई हो रही है वहां अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारेबाजी होनी चाहिए? क्लास का माहौल, स्कूल का माहौल, क्या यह जायज था? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि असल तो वहां पे बात यह है कि वो जो जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे वो क्या सही था? बिल्कुल। पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत था ना। सवाल ये नहीं है, सवाल विरोध पर ठीक है, लेकिन कोई मुकाबला करता है सर, सवाल ये है अगर उसका कोई बच्ची, आप स्कॉलरशिप देते हैं, जमीयत उलमाए हिंद स्कॉलरशिप देता है, तो आप पूछते हैं कितनी आपकी आमदनी है, कितनी जमीन जायदाद है, और अच्छे स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन यहां पर पैरामीटर क्या था? क्या सिर्फ धार्मिक नारा ही पैरामीटर था? नहीं, धार्मिक नारा नहीं था, यह औरतों की आजादी का सवाल था। आप किसी मजबूर को, किसी कमजोर को पाकर ऐसा नहीं कर सकते आप। और औरतों को लड़ना चाहिए अपने हुकूक के लिए। अच्छा, आप स्कॉलरशिप देते हैं, कितनी महिलाओं को स्कॉलरशिप दी आपने? कितनी महिलाओं को स्कॉलरशिप दी है? बहुत सारी। अगर आप एनुअल देते तो उसमें कोई नंबर्स दे पाएंगे? हम अभी मेरे पास ऑफ हैंड नहीं दे सकता, लेकिन हमारा इनाम दिया जाता है और हमारे पास यहाँ जो है वो स्कॉलरशिप की भी स्कीम है। आपकी संस्था का स्कीम है, तो हम हर साल देते हैं। आपकी संस्था का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था, इसमें कहा गया है देते हैं और सब। आपकी संस्था के इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि आप सोशल, एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म की संस्था हैं। तो आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में महिलाओं की भूमिका क्या है? किस तरह से उनके लिए रिफॉर्म्स हो सकते हैं? और क्या रिफॉर्म में यह बुर्का बरकरार रहेगा या इससे भी आजादी मिलने की संभावना है? हमारे रिफॉर्म में सबसे बड़ी चीज यह है कि एजुकेशन वो बहुत जरूरी है, और खास तौर से लड़कियां जो है वो एजुकेशन में पीछे हैं, और मुसलमान लड़कियां सबसे ज्यादा पीछे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि जिससे लड़कियां एजुकेशन हासिल कर सकें। अब अफसोस की बात यह है कि मुल्क का अभी ये हाल है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे, यहाँ पे 50 कॉलेजेस वीमेन कॉलेजेस हैं, ओनली वीमेन कॉलेजेस। उसमें एक भी मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये दूसरी कम्युनिटीज हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, लीडर श्री राम कॉलेज जो है किसी मुसलमान ने बनाया है? तो क्या ये मुसलमान पढ़ नहीं सकता? ये थोड़ा तर्क मैं ये बताना चाहता हूं आपको। अब हमारी कम्युनिटी के अंदर इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, बल्कि पूरे देश में इसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि वीमेन कॉलेज होने चाहिए। विमेन कॉलेज होने चाहिए, आप बात कर रहे हैं। नहीं होने चाहिए। अगर कर्नाटक के मामले की बात तो ये हमारे कर्नाटक के मामले की बात कर ली जाए, कर्नाटक डाइवर्ट मत कीजिए मेरे पहले। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, बोलिए। अब ये आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का जो माहौल है वो विमेन के लिए वो कितना कंडीसिव है। अगर कंडीसिव नहीं है, इसी वजह से हमने 50 विमेन कॉलेजेस खोल रखे हैं। तो अगर हमारे मुल्क का ये माहौल है कि इस माहौल में हम हजारों साल से हमारी सभ्यता ही है कि हम लोग पर्दा करते हैं, ये मजहब का सवाल नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी भी जाती हैं पब्लिक के अंदर और ये प्रियंका गांधी जाती है, वो भी सर के ऊपर पल्लू डालती हैं साड़ी का। ये मजहब का सवाल नहीं है, ये हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता है।
इनका क्यों नहीं आप वो उतरवा देते कि नहीं आप सर पे पल्लू नहीं डालेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर कॉलेज कैंपस तक पहुंचने में बच्ची अगर बुर्का पहनती है तो समझ में आता है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सवाल क्लास का है तो क्लास में बुर्का ऐसा कर रहे हो, क्लास में यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म का मकसद ही है सब बराबर हो। आप बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, तो जब एक गुरु शिक्षा बांट रहा है तो सब बराबर क्यों ना हो, वहां बुर्का क्यों है? क्या यह जायज है? क्या गुरु पे इतना भरोसा नहीं कि आप चेहरा नहीं दिखा सकते? इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ऐसा कर रहे होते कि हम सारी मुसलमान लड़कियों से कहते कि तुम बुर्का पहनो, निकाब पहन के जाओ, और उसको लाजमी करवाने की कोशिश करते, तो आपका सारी बात सही थी। हमने किसी को यह तो नहीं कहा, लेकिन 100 लड़कियां हैं, उसमें से 96 लड़कियां जो हैं वो बगैर पर्दे के जा रही हैं, तो क्या हमने उनको कुछ कहा? 4 लड़कियां जो हैं वो बगैर, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनके अपना बिलीफ है। आपने कुछ कहा नहीं। आप सुनिए जरा सर, एक बात सुन लीजिए। आपने कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हो कि 94 लड़कियां बिना पर्दे के जा रही हैं, लेकिन जो 4 जा रही हैं, जो 6 लड़कियां क्लास के बाहर बैठी थी, आज 3 दिन के लिए कर्नाटक में स्कूल कॉलेज बंद हैं, और आपने उस बच्ची के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ से इनाम का ऐलान होगा तो क्या तनाव नहीं होगा? आपका दूसरा मिशन है कि आप सभी समाज के वर्गों में सौहार्द बनाएंगे, तो इनाम पर सवाल इसलिए है कि क्या इस इनाम के ऐलान से सौहार्द बनेगा? और आप खुद कह रहे हो अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुस्लिम कल्चर है, तो क्या कल्चर बदलनी नहीं चाहिए? मैंने ये नहीं कहा। मैंने, देखिए, अल्फाज आप मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये नहीं कहा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैंने कोई एक ऐसा, आपने मुस्लिम कल्चर कहा, आपने कहा, कहना चाह रहा हूं, आपने कहा पर्दा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुस्लिम कल्चर का हिस्सा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं भारत की सभ्यता कह रहा हूं, मैं भारत के कल्चर का यह हिस्सा है। और कल तक जो लोग ये इसके खिलाफ बैठे हुए हैं, ये लोग जीन्स के खिलाफ खड़े होते थे, तो आप ही उनके खिलाफ थे। तो हम तो इस बात के हैं कि ये ड्रेस कोड जो है, ये इसका एक रेशो होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर कश्मीर के अंदर ठंड है, और वहां पे ये मेरी बेटी के साथ हुआ है, और वो ठंड से वो लड़की को हम कह दें कि नहीं तुम नहीं पहन सकते और तुमको अपना चादर उतारनी पड़ेगी, या तुमको अपना, वहां पे रीजन जो है वो मौसम है। किसी जगह पे जब भी आपको यूनिफॉर्म बनाएंगे, ड्रेस बनाएंगे, तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। ये रिलीजियस सिंबल की बात नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, आप पढ़ाई की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, करना पड़ेगा। नहीं, आप एक सवाल सुनिए। आप पढ़ाई की बात करते हैं, आप रिफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या बुर्का क्लास के दौरान विराम नहीं ले सकता? अगर एक इंस्टीट्यूशन यूनिक ड्रेस कोड बना रहा है सबको समान करने के लिए, क्या इसके बारे में विचार नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि इन 4 लड़कियों का आप ये साबित कर दीजिए किसी भी रैशनल के साथ कि ये जो 4 लड़कियां जो बुर्का पहन रही हैं, इनकी वजह से इनकी अपनी तालीम में कोई बाधा हो, या किसी दूसरे की तालीम में कोई बाधा होती हो, या इनका आप साबित कर दीजिए कि जो निकाब पहनने वाली लड़कियां हैं उनका जो है एकेडमिक में परफॉर्मेंस उनका कैसा है, आप साबित कर दीजिए। देखिए सर, हम साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप ऐसी चीज को, आपकी बात को रखने के लिए बैठे नहीं, तो आप गलत बात कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई स्कूल के अंदर आपको यूनिफॉर्म नाफिज करने की आपके पास ताकत है, तो आपके पास ड्यूटी भी है कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई रैशनल होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। 3 साल से मैं आपके यहाँ पढ़ रहा था और आपने मुझसे फीस ली, और 3 साल तक आपने मेरे बुर्के पे एतराज नहीं किया। अब जब एग्जाम आने वाला है तो आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? ठीक है सर, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस बहस को एक लार्जर बेंच के लिए हमें भी खोलना पड़ेगा। हमारे साथ फराह फैज साहब मैम हैं, हिजाब का विरोध करती हैं। जीनत शौकत अली हैं, महिला अधिकारों की बात करती हैं और महिलाओं के हक के लिए लड़ती हैं। ताहिरा हसन हैं, जो कह रही हैं कि हिजाब जरूरी है, और शाहिस्ता अंबर जी हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। सबसे पहला सवाल जीनत शौकत अली जी से है। मैम, मैं समझना चाह रहा हूं, आप महिला अधिकारों की बात करती हैं, तो क्या महिला अधिकारों में बुर्के की क्या भूमिका है? क्या बुर्का महिलाओं को उनके अधिकार हासिल करने में कोई रुकावट डालता है? महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर नहीं हो, महिला, देखिए इसके लिए काफी दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू भी है। बुर्का जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक, मैं कहना चाहती हूँ, एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। तो दूसरी लड़कियों के जैसा अगर वो असेमिलेट अपने आप को करे और एक इंप्रेशन बैठ जाता है लोगों के जहन में, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको कह रही हूँ, ओवर द इयर्स
कि भाई उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है कि ये लड़कियां जो है बस इनकी सोच ये है और ये इनकी दायरे ये है और इनकी एजुकेशन कितना भी हासिल हो उनका माइंडसेट वही रहेगा। तो ये इम्प्रेशन जो है वो एक लड़की जो मल्टी कल्चरल इंस्टीट्यूशन में जाती है जहां लोग अलग अलग किस्म के ड्रेस पहनते हैं, तो ये एक किस्म का माइंडसेट हो जाता है कि भाई पेट्रियार्की ने इनको दबा के रखा है और ये जो माइंडसेट आया है ये क्लर्जी ने इनको दबा रखा है, बस इसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो वहां हर लेडी को, हर किसी को यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स के लेडी को तुम ये बुर्का मत पहनो और तुम फलाना मत करो और ये तुम ऐसा ड्रेस पहनो, यू हैव द लिबर्टी। लेकिन ये जो है जो हम आज जो बात कर रहे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि तुम बुर्का पहन सकते हो, तुम निकाब पहन सकते हो, जहां भी तुम जाओ तुमको जो मर्जी में आए तुम कर सकते हो, लेकिन जब भी तुम क्लासरूम के अंदर जाओ तो एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और इसमें हम लोग को रिजिडिटी नहीं आना चाहिए। हम लोग ये बात पे रिजिड क्यों हो जाते हैं? शाइस्ता जी को इस डिबेट में लाना चाहेंगे। शाइस्ता जी, मैम कह रही हैं कि हम इतने सख्त क्यों हों, इतने रिजिड क्यों हों कि क्लास में भी बुर्का ना छोड़ दें? क्या पढ़ते वक्त बुर्का इतना जरूरी है? इतना क्या जरूरी, उससे क्या आप एक्स्ट्रा सीख सकोगे? देखिए ऐसा है शायद, तो मैं आपसे बता दूं कि हमारा परिचय शायद नहीं आपको ठीक से मालूम हो मेरे भाई, हम समाज सेविका और ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेसिडेंट हैं। जी, हम पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं है जो मौलाना सुधार कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, बट वो नहीं है, महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की, महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की आप अच्छा मेंबर हैं। आप सवाल बताइए। अब सवाल ये है कि क्या इतना नहीं अध्यक्ष है, क्या इतना रिजिड होना ठीक है? क्या क्लास में बुर्के को विराम दिया जा सकता है जहां यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है? देखिए ऐसा है, जो चीज का इतराज हो रहा है ये इश्यू जबरदस्ती एक राजनीतिक तरीके से इसको विवाद बना दिया गया है। बच्चियां पहले से पढ़ती आ रही थी तब कोई इतराज नहीं था, और स्कूल के अगर लॉ होते हैं तो लॉ से सबसे ज्यादा पहले हमारा राष्ट्र का संविधान है। संविधान में हम लोगों को अपने तरीके की वेशभूषा और प्रैक्टिस करने की हमें पूरी आज़ादी है। अगर हमारी बेटियों को, वो 6 बेटियां जो वहाँ उनको अगर इस तरह से अगर उनको ये बात पता होती कि हमारा भविष्य खराब होगा तो वो उनको दूसरा स्कूल पसंद कर लेती, लेकिन उनको आपका स्कूल पसंद था, उनको वो स्कूल पसंद था, उनके पेरेंट्स को वो स्कूल पसंद था, उनको पेरेंट्स को उनकी बच्चियों का वहाँ पे उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था। वो बच्चियां वहाँ गई, 3 साल तक पढ़ा, वहाँ पे कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन जब एग्जाम होने का टाइम आ रहा है तो अब ये इशू उठाया, ये पूरी तरह से एक तरह से बढ़ावा दिया गया है। ये बच्चों को एजुकेशन की तरफ उनका मुद्दा होना चाहिए, ना कि रिलीजियस और ड्रेस कोड को लेकर के और इस तरह की चीजों को लेकर के बच्चों का टाइम बर्बाद हुआ, विवाद बना, पूरी दुनिया में एक शर्मनाक माहौल बना है। ये जबरदस्ती की कोई नहीं है, सबको आजादी है। और वो इस ड्रेस हिजाब नहीं पहने थी, वो तो स्कार्फ पहने थी, और स्कार्फ पहनने में तो मुझे लगता कि किसी को एतराज हो। तो हमारे भारत की बहुत खूबसूरत और प्यारी तहजीब है, संस्कृति है, सांझी संस्कृति है कि हमारे स्कूल में हर मजहब, हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो सरदार के बच्चे हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के बच्चे हों, चाहे हमारे और दूसरे रिलीजियस के बच्चे हों, सब एक साथ मिलकर के शिक्षा को इबादत समझ करके उसको पढ़ रहे हैं। और टीचर की शिक्षा को इसीलिए तो सवाल है, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर पढ़ रहे हैं तो शिक्षक के सामने समान होने में क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म शब्द की हम बात करें, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, तो अगर समानता का अधिकार भी दिया गया है संविधान में, समान है तो आपत्ति क्या है? क्या ये आप कह रहे राजनीति के लिए किया जा रहा है? इनाम का ऐलान मेरे भाई अब तक तो ये कोई मुद्दा कभी नहीं उठाया गया। स्कूल में सभी लोग आराम से पढ़ रहे थे, सब तरह से कर रहे थे। ये मुद्दा अब क्यों उठ रहे हैं? इस तरह के क्यों उठ रहे हैं? एक विशेष समुदाय को टारगेट बना करके, कभी लव जिहाद को लेकर, कभी हिजाब को लेकर के, कभी बाहर चले जाओ, कभी आतंकवादी है, कभी देशद्रोही है। ये सारे मुद्दे किसी एक विशेष समुदाय को लेकर के क्यों होता है? जबकि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारे हिंदू भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चंद लोग बिला वजह का विवाद उठा के बांट रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। एक सेकंड, फराह फैज जी को इस डिबेट में मैं शामिल करना चाहूंगा। वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, जो तर्क दिए जा रहे हैं उनमें मेरे धर्म को मानने की आजादी, माई राइट टू बिलीफ और राइट टू इक्वेलिटी, दो बातें की जा रही हैं। तो इसमें बुर्का कहां पाते हैं हम सोशल सिस्टम को देखते हुए कानून की नजर से? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो वो तो सबको हासिल है, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की, कि मुझे आजादी है अपने रिलीजन को मानने की, और कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ उस बात को गारंटी करता है जो आपका इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, कि आपको उसको मानने से कोई रोके ना, इस बात की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और बुर्का जो है या ये जो हेड स्कार्फ जिसकी बात हो रही है, इट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम में कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं है। और अगर हम बात करें होली कुरान की, तो चैप्टर नंबर 24 सूरह अन-नूर जो है, उसकी वर्स नंबर 31 में इसका जिक्र है। और 31 में जो जिक्र किया गया है, उसका जो मैं ट्रांसलेशन बता देती हूँ, उसमें ये है कि एंड टेल द बिलीविंग विमेन टू लोअर देयर गेज एंड बी मॉडेस्ट। तो उसमें ये कहा गया कि जब आप एक गैर मर्द से बात करें तो निगाहें नीची कर लें, और अब मतलब जो है वो अब इस तरह का पहनावा होना चाहिए कि उससे आपकी मोडेस्टी को कोई फर्क ना आए। सिर्फ इतनी बात है, कहीं ये नहीं है कि नहीं आप जबरदस्ती जो है वो हेड स्कार्फ यूज करेंगे या बुर्का पहनेंगे। और मैं बताऊं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में इस तरह का कोई चलन नहीं था, बुर्के का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। उसके बाद हजरत उमर फारूक हजरत उमर आए, उनको इंट्रोडक्शन हुआ। जो हमारे थर्ड खलीफा है हजरत उस्मान, तो उनके टाइम में जो है वो बुर्का इंट्रोड्यूस हुआ। तो क्या उससे पहले के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे जिन्होंने बुर्का नहीं पहना था? आपने बुर्का इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप जो है ये सारी की सारी देन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो अब रिजेक्ट होते जा रहे हैं लोग इस पे, वो सिर्फ जो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स जो है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये उसका नतीजा है। और हमारी पॉलिटिक्स में इस तरह के लोग हैं, जैसे अगर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उल हिंद, जिनका भी आप नियाज फारूकी साहब के स्टेटमेंट सुन लिए, और उनकी बात करें तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं दारुल उलूम के। तो दारुल उलूम का अपना एक बनाया हुआ इस्लाम है जिसे मुल्ला का इस्लाम कहते हैं। तो यही वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक को भी मानने पे लोगों को मजबूर कर रहे थे, और उसका नाम ही तलाक बिदअत दिया हुआ था, जबकि बिदअत हमारे यहाँ मना है। ताहिरा हसन जी को इस डिबेट में ले आते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इस्लाम का हिस्सा बुर्का नहीं है, लेकिन मुल्ला वाला इस्लाम है उसमें बुर्का है। ताहिरा हसन जी, क्या इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट बुर्का नहीं है? तो फिर इतना विवाद क्यों? पवन, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ पहले। पवन, मेरी बात पूरी कर लेती हूँ। नहीं एक सेकंड दीजिए मैम, ताहिरा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। आप मेरे साथ थी, ट्रिपल तलाक इन वन को कुरान का हिस्सा नहीं था, हम सब उसमें उसके अगेंस्ट थे। लेकिन कुरान का जब ये आपने आयत सुनाई है ना, उसमें आप फिर से पढ़िए, सर कवर करने की बात है। अपनी औरतों से कह दो सर पर सर को चादर डाले, आगे खींचने। कुरान कह रहा है 150 लोगों को बैठा के आप पढ़ा लीजिएगा। लेकिन ये देश कुरान से नहीं चलता है मैडम, ये चलता है सब। नहीं, गलत बात ना करिए। देखिए, हम मैं नहीं उड़ रहा हूँ, मैं सर पे नहीं उड़े हूँ। शाइस्ता फराह मैम, इनको एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका देंगे। थोड़ा बोलने दीजिए, आप गलत बताइए। जी ताहिरा जी बताइए। और लोग होंगे सुनते होंगे मैडम, हम ट्रिपल तलाक में साथ थे। हमने कहा ट्रिपल तलाक गलत है, आखिर तक हम भी लड़े, शाइस्ता अंबर भी लड़ी, लेकिन आप भी लड़ी, जीनत आपा भी थी हम लोग के साथ, सब थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बार बार। ताहिरा जी, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। कहा जा रहा है कि मेरा ये कहना है कि उसमें है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, न कुरान से चलता है, न गीता से चलता है। इनसे दोनों से ऊपर हमारा संविधान। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, राइट टू एजुकेशन। और अगर ये नहीं है, स्कूल की में यूनिफॉर्मिटी
हो सकती है, आई एग्री, यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, लेकिन इस बात को एडमिशन से पहले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताना जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। स्कूल क्यों नहीं बताया? अब आप एग्जाम से पहले उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयान ये दिया गया है कि उन्होंने ड्रेस कोड पे सहमति दर्ज की थी, उसके बाद वो क्लास अटेंड कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया अगर संविधान से चलता है और आप मान रही है कि यूनिफॉर्मिटी की बात है, तो फिर बुर्के पर इतना जोर क्यों? सारा विवाद क्यों? कर्नाटक में तनाव है, 2 हफ्ते के लिए धारा 144 जैसी स्थिति लगी है। कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूं। राजनीति साजिश है। उस बच्ची का आपने सुना, उस बच्ची का मुस्कान का सुना, उसने कहा प्लीज सोशल मीडिया पे भी आप इस तरह की बातें मत लिखें, कम्युनलिज्म मत फैलाएं, आप देश को आगे ले जाने की बात करें। मेरी पढ़ाई का मसला है, मैं लड़ रही हूं, कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मुस्कान को अगर 5 लाख के इनाम का ऐलान होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? गलत है, कैसे देखना क्या है? हम लोग उसको गलत बता रहे हैं। जो चीज गलत है उसको गलत कहने में क्या 1 सेकंड नहीं लगा मुझे। आपने पूछा, इमाम कहां से आ गया? यहाँ बच्चों की एजुकेशन की बात है, यहाँ से इमाम कहां से आ गया? इनाम इस बात पे आया मैम कि जब माहौल तनावपूर्ण है तो एक पक्ष इनाम का ऐलान कर रहा है, और इसीलिए आज ये बहस नहीं हो रही होती। कल ये बहस समाप्त हो गई थी, बेंच के पास जाता तब ये बात होती, लेकिन ये बहस इसी बात की हुई। ये खुद जो है खुली अदालतें चलाती हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये खुली अदालतें चलाती है, मस्जिद में खुली अदालतें चलाती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये इनाम का अगर सवाल नहीं है तो जब अनाउंस कर रहा है 5 लाख का इनाम उस लड़की के लिए, और अगर उस बच्ची को 5 लाख का इनाम दिया जाता है और उसकी जरूरत है 5 लाख, तो ये हर मुसलमान बच्ची की जरूरत है। तो जमीयत उलमा हिंद हर मुस्लिम बच्ची को जो पढ़ रही है, एजुकेशन ले रही है, क्यों 5 लाख रुपए का इनाम नहीं देगा कि आप घरों से निकल के आए और पढ़ रही हैं? तो हम अप्रिशिएट करते हैं। जमीयत उलमा हिंद को कोई राइट नहीं है ये करने का, उनको राइट नहीं है माहौल खराब करने का, उन्हें राइट नहीं है सब। और ना ये असदुल्लाह ओवैसी को इसके पीछे जो है वो इस तरह की बातें हैं जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पहली बात तो ये स्कूल के मैनेजमेंट का मामला है, बच्चों के एजुकेशन का मामला हो। शाहिस्ता जी, अगर ये स्कूल के मैनेजमेंट का ही मामला है तो दिसंबर से विवाद इतना ना बढ़ता कि पूरे स्टेट में ऐसी हालत हो जाती कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ते। शाहिस्ता जी, आप मानती हैं कि मैनेजमेंट का फैसला अंतिम है? राजनीति पार्टियां क्यों कूद पड़ी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मानती हैं कि मैनेजमेंट का से फाइनल होना चाहिए? अगर ये सिर्फ मैनेजमेंट का बिल्कुल मैनेजमेंट का मामला था, बच्चों के एजुकेशन का मामला था, या इमाम और राजनीति कहां से आ गई? कुल मिला के हमें इस बात की खुशी है कि 4 पैनलिस्ट हमारे इस बात को लेकर सहमत हैं कि यूनिफॉर्मिटी को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर इंस्टीट्यूशन का फैसला होना चाहिए। केरला हाईकोर्ट ने भी इस तरह का एक फैसला दिया था। जीनत शौकत अली जी, मैं कहता हूं कि बार बार बुर्के का जिक्र आता है, 2010 में भी आया, 16 में भी आया, बार बार इस बात का जिक्र होता है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, रिफॉर्म्स की बात होती है, लेकिन जब बुर्के का जिक्र आता है तो सुई घूमकर फिर वापस पहुंच जाती है। तो क्यों बुर्का इतनी इंटीग्रल पार्ट बन गया है सोसाइटी का, और क्यों इस रिफॉर्म की बात नहीं होती, हर रिफॉर्म की बात होती है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सोसाइटी जो है उसमें चेंज लाना कोई आसान बात नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि पेट्रियार्की जो है वो अपना रोल प्ले करती है। पेट्रियार्की जो है वो हमेशा, और मिसोजिनी जो है वो हमेशा औरतों को दबाए रखती है। ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, आप हर तबके में इसको देखोगे। और लेकिन स्लोली दूसरी लेडी जो है वो इमर्ज हो रही है, मुसलमान लड़कियां भी इससे निकलेंगी। लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता की बात जो है वो ये है कि यू सी दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड जो कम्युनल बना रहे हैं, तो ये एटीट्यूड जो है ना वो कम्युनल बन गया है। तो अभी क्या है कि आप लड़की के बुर्के वाले के कंधे पे बंदूक लेके शूट करो आप, कि ये बुर्का हमारे लिए लाजिम है, ये मजहब ने सिखाया, जो गलत बात है। जो कल्चर ने सिखाया वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन स्कूल में भी ये होना चाहिए। तो इस किस्म का रिजिडिटी जो है वो पॉलिटिक्स से आता है, और जो विशिएटेड एटमॉस्फेयर डिविजिवनेस का आ गया है वो कंडेम करना चाहिए। हर एक इंडियन को कंडेम करना चाहिए कि तुम ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस किस्म का डिविजिवनेस क्यों ला रहे हो? बेचारी बच्ची मुस्कान, मेरी बात सुनिए एक मिनट।
वो बच्ची मुस्कान जो इतना जोर से भागी, उसके पीछे वो सैफरन लड़के उसको कुछ बोले, कहा उन्होंने एक चीज कहा, उसने दूसरी चीज कहा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये बात जो है, दिस इज अ वेरी डेंजरस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, और ये होना ही नहीं चाहिए। यस, एज फार एज यूनिफॉर्म इज कंसर्न, बिल्कुल राइट है कि स्कूल के अंदर आप बाहर कुछ भी पहनिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप पहनिए, नोबडी कैन डिक्टेट टू अ वुमन व्हाट शी मस्ट वेयर, लेकिन जब भी तुम स्कूल में आओ तो डिसिप्लिन होना चाहिए। फराह जी, जैसा कि मैम ने कहा कि राइट ऑफ चॉइस, जो बुर्के का समर्थन कह रहे हैं कि ये उन बच्चियों का अधिकार है कि वो क्या पहने, किस तरह से अपने धर्म का पालन करें, तो जब राइट ऑफ चॉइस की जब बात होती है और इंस्टीट्यूशनल राइट की बात होती है, तो किसका ज्यादा वजन रखता है कानून के नजरिए से, और ये राइट ऑफ चॉइस कहां तक वैलिड है, कहां तक हद है? देखिए, जो राइट ऑफ चॉइस की अगर बात हो रही है तो वो इंस्टीट्यूशन से बाहर होना चाहिए। स्कूल में एडमिशन लेते वक्त वी आर वेरी वेल अवेयर कि व्हाट इज द ड्रेस कोड ऑफ दिस स्कूल। वहां का स्कूल का ड्रेस कोड अगर हमें अपील नहीं कर रहा है और हम उसको फॉलो नहीं कर सकते तो हमें वहां एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और ड्रेस कोड क्या है ये पहले ही डिसाइड होता है। विंटर्स के लिए जैसे भी जमीयतुल उलमा हिंद जो सब वो बता रहे थे नियाज फारूकी साहब के जी, वो कश्मीर का अलग होता है एटमोस्फियर, और ये कुछ नहीं होता। विंटर्स के लिए अलग ड्रेस होती है, समर के लिए अलग ड्रेस होती है। तो अगर हमारे रिलीजन का ये इंटीग्रल पार्ट है तो इसको अलाउ किया जाता था। जैसे सिख हैं, सिख जो हैं वो अपनी टर्बन के साथ में स्कूल जाते हैं, कोई उनको मना नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये कहने लगेंगे तो कल को बॉयज कहने लगेंगे कि भाई हम तो पैंट जो है वो ऊंची पहन के जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ते का रिवाज है ना, तो पैंट ऊंची पहन के जाने लगेंगे, तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता। जो स्कूल का ड्रेस कोड है वही आपको फॉलो करना है, वही आपको मानना पड़ेगा। और ये आपको एडमिशन लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई हम इस स्कूल में जाएं कि नहीं जाएं। यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने आप को सबसे अलग दर्शाना चाहेंगे कि आप जो है वो जो है स्कार्फ ओढ़ करके जाएंगे, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह की चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, इसका मतलब आप खुले खुले जो है जो हमारे फंडामेंटलिस्ट हैं उनके शिकंजे में हैं। और ये देखिए कि ये वही औरतें हैं या ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने सीएए का विरोध किया, जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया, शाहीन बाग को क्रिएट किया और ये सब किया। तो क्यों, जैसे भी ताहिरा हसन जी कह रही थी कि हमने ट्रिपल तलाक की लड़ाई लड़ी, तो औरतों ने ही लड़ाई लड़ी ना। औरतें जो है आज तक इस बात को खुल करके, चंद औरतें जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ताहिरा जी का आपने नाम लिया, एक बार उनके पास चलते हैं। मैम नहीं, एक मिनट पवन, मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। जो ट्रिपल तलाक की लड़ाई लड़ी वो कुछ चंद औरतों ने लड़ी, और उस वक्त भी जो जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, औरतों से साइन कराए थे और हजारों औरतों ने साइन किया था उसके अगेंस्ट में। तो ये जो है हावी करना चाहते हैं अपने थॉट्स को मुस्लिम कम्युनिटी पर, उनको बरगलाना चाहते हैं और ये यूथ का मिस यूज करते हैं। ये हमेशा जो है यूथ को बरगलाते हैं। और लेकिन इतनी सारी औरतें सीएए के और एनआरसी के विरोध में, आज तक किसी भी औरत ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी तादाद में कि हमारे लिए कोई भी मुस्लिम पर्सनल एक्ट नहीं है, उसको फ्रेम किया जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल तलाक एंड हो गया, लेकिन डाइवोर्स का तरीका क्या होना चाहिए, पॉलीगैमी बैन होनी चाहिए। वो ये लार्जर इश्यूज है। ताहिरा जी के पास एक बार जाना है, ताहिरा जी के पास चलते हैं। फराह जी कह रही हैं कि ये फंडामेंटलिस्ट सोच है, कट्टरवादी सोच है, उसी का नतीजा है कि स्कूल में बुर्के की मांग हो रही है। तो क्या ये शुरुआत है, आगे की बातें भी फंडामेंटलिस्ट इसी तरह तय करेंगे? फंडामेंटलिस्ट तो दोनों तरफ है ना, फंडामेंटलिस्ट तो दोनों तरफ है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भाई आप देखिए, और बड़ी अफसोस की बात है जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ये फंडामेंटलिस्ट का पूरा वो जो कम्युनलिज्म फैल गया है, उसी का तो असर है कि अपने ही लोग, अपने ही भाई जो होने चाहिए थे वो चले आए उस लड़की को दौड़ाने के लिए, वो लड़की दौड़ रही है। ये किस तरह का, मतलब वो बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला वो सीन था। तो मुझे लगता है कि कहां से इतना जहर आ रहा है,
इसको देखना पड़ेगा हमें कि ये कौन लोग हैं जो इंजेक्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर ये लड़कियां हेड कवर करना चाहती हैं, कोई भी हो, उनको लगता है नहीं मुझे कवर करना है, तो ये भाई उनका राइट है, वो कवर करे। आप यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू कवर। लेकिन आप उनको समझा तो सकते कि क्लास में कम से कम इक्वालिटी वाली बात करें, इतना समझाने की बात तो आप कर सकते हैं ना। नहीं बिल्कुल, मैं कह रही हूं कि ये तो कहा भी जा रहा है कि वो हेड टू टो वाला बुर्का उतार के रिमूव करके स्कार्फ लगा के जाती हैं, लेकिन स्कूल्स हैव राइट कि अपनी गाइडलाइन वो बनाए और उनको एडमिशन के टाइम पे ही बता दे कि किसी भी हालत में। जी वक्त इतना ही है, लेकिन कुल मिलाकर आज की बहस में एक बात स्पष्ट है कि बुर्का को लेकर यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्म है वो सर्वोच्च होनी चाहिए। इस बात को लेकर हमारे चारों पैनलिस्ट सहमत हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।